राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान हेग में मिलने की योजना बना रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा खर्च का नया लक्ष्य तय करने का समर्थन किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उठाया गया यह कदम यूक्रेन में चल रही जंग के कारण रूस को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। यूक्रेनी नेता का कहना है कि उनकी टीमें अभी भी विवरणों पर काम कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में रूस पर प्रतिबंधों और कीव के लिए सैन्य सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब नेटो शिखर सम्मेलन रूस और पुतिन के लिए वाकई बहुत बुरी खबर थी। नाटो ने अपनी खर्च सीमा को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई। यह लगभग हर एक देश है जिसने इसके लिए सहमति दी है, सिवाय स्पेन के। हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार यह स्वीकार किया कि पुतिन की यूक्रेन और उससे भी अधिक पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा है। हम यह बात इस युद्ध की शुरुआत से ही कह रहे हैं। पुतिन सोवियत संघ को फिर से बनाना चाहते हैं और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी इस तथ्य से सहमत हो गए हैं। और निश्चित रूप से इसी वजह से और भी ज्यादा देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब सिर्फ बड़े यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं हैं, और भी देश मदद दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि रूस घबरा रहा है, पुतिन घबरा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बेशक उन सबसे प्रभावशाली क्लिप्स में से एक के साथ जो मैंने कभी देखी है। यहाँ हमारे पास एक यूक्रेनी पत्रकार हैं जिनके पति वास्तव में युद्ध में लड़ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मदद मांगी। आइए इस क्लिप को देखें। सफेद शर्ट, ओह वह बहुत उत्साहित है। तो बीबीसी न्यूज यूक्रेनी। आप कहाँ हैं? मैं कहाँ से हूँ? मैं यूक्रेन से हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को एंटी एयर मिसाइल सिस्टम पैट्रियट बेचने के लिए तैयार है या नहीं? हम जानते हैं कि रूस इस समय यूक्रेन पर बहुत भारी हमला कर रहा है। क्या आप अभी खुद यूक्रेन में रह रहे हैं? मेरे पति वहाँ हैं। वाह, मैं देख सकता हूँ कि आप जानते हैं, ये कमाल है। और मैं बच्चों के साथ हूँ। मैं असल में वार्सो में हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ होना चाहा। क्या आपके पति अब सैनिक हैं? हाँ, वे हैं। क्या वे अभी वहाँ हैं? हाँ। वाह, ये तो बहुत कठिन है ना? ये तो मुश्किल है। और आप यहाँ रह रहे हैं? वार्सो में। और आप एक रिपोर्टर हैं? हाँ, मैं हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बस बता दूं, वे वाकई में एंटी मिसाइलें चाहते हैं, जैसा कि वे उन्हें कहते हैं, पैट्रियट्स। और हम देखेंगे कि क्या हम कुछ उपलब्ध करा सकते हैं। आप जानते हैं इन्हें पाना बहुत मुश्किल है, हमें भी इनकी ज़रूरत है। हम इन्हें इजराइल को भी दे रहे थे और ये बहुत प्रभावी हैं, 100% प्रभावी। यकीन करना मुश्किल है कि ये कितनी प्रभावी हैं, और वे इसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहते हैं, जैसा कि आप शायद जानते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मतलब है, मैं देख सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत परेशान करने वाला है। यहीं पर यह याद दिलाना जरूरी है कि अब हमारे पास यूक्रेन के साथ खनिजों का समझौता है, और इसके ऊपर से यह यूक्रेन है जो हमसे हथियार खरीद रहा है, हमसे एयर डिफेंस खरीद रहा है। और इसी दौरान हम रूसी सेना को नष्ट करने में, रूसी एयर फोर्स को नष्ट करने में सक्षम हैं। यह सबसे अच्छा स्थिति है। अब हम सिर्फ इसलिए यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने 20 साल पहले कोई समझौता किया था, जो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमने वह समझौता 1994 में किया था जब यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे। लेकिन अब हमारा इसमें सीधा हित है क्योंकि हम यूक्रेन के साथ खनिजों के सौदे में व्यापारिक साझेदार हैं, और इसके ऊपर से यूक्रेन हमें उन हथियारों के लिए भुगतान कर रहा है जो वे ले रहे हैं। यह मुफ्त सहायता नहीं है, और यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए शानदार है, यूक्रेन की रक्षा के लिए शानदार है, और रूस के लिए बुरी खबर है। उम्मीद है कि अब हम और अधिक अमेरिकियों को यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन में देखेंगे, और वे समझेंगे कि अमेरिका को यूक्रेन का समर्थन क्यों जारी रखना चाहिए। अब नाटो शिखर सम्मेलन में हमने एक और बड़ी बात देखी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार यह स्वीकार किया कि वे नाटो के महत्व को समझते हैं। वे समझते हैं कि रूसी आक्रामकता को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है, और उन्होंने वास्तव में इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। तो चलिए इस क्लिप को देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हर बार जब भी हम नाटो या रूस के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं, रूसी बॉट्स हमारी टिप्पणियों में आ जाते हैं और वीडियो को डाउनवोड करके उसकी पहुंच कम करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब वाकई में हमारी मदद करते हैं। अब चलिए ये क्लिप चलाते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ आया क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तो मैं थोड़ा अलग था। मैंने कहा, ओह, मैंने इन देशों के नेताओं को उठते हुए देखा और अपने देश के लिए जो प्यार और जुनून उन्होंने दिखाया वह अविश्वसनीय था। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा।
वे अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की ज़रूरत है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना ये वैसा नहीं रहेगा। इसे देखना वाकई बहुत भावुक कर देने वाला था। और जब मैं उस टेबल के आसपास था तो वह लोगों का एक अच्छा समूह था। ये बहुत अच्छा था और मैं यहाँ से अलग महसूस करके गया। मैं यहाँ से यह कहते हुए गया कि ये लोग सच में अपने देशों से प्यार करते हैं, ये कोई धोखा नहीं है और हम यहाँ उनकी मदद करने के लिए हैं ताकि वे अपने देश की रक्षा कर सकें। अब अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो राष्ट्रपति ट्रंप के मन बदलने की सबसे बड़ी वजहों में से एक यह है कि नाटो ने आखिरकार हर देश के लिए अपने जीडीपी का 5% खर्च करने पर सहमति जताई है। अगर आपको याद हो तो अपने पहले कार्यकाल में वही थे जो 2% खर्च की मांग कर रहे थे। कई देशों ने वास्तव में कभी उस लक्ष्य को हासिल नहीं किया। यह लक्ष्य 2014 में तय किया गया था और इसी वजह से अमेरिका को कई बार नाटो से बाहर निकलने की धमकी देनी पड़ी, क्योंकि कई अमेरिकी प्रशासन का मानना था कि बाकी देश अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे थे। यह तो सिर्फ पिछले साल का आंकड़ा है और तब भी कुछ देश ऐसे थे जो 2% की आवश्यक राशि खर्च नहीं कर रहे थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस की सीमा के पास वाले देश उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि असली खतरा रूस है और रूस के साथ शांति बनाए रखने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, प्रतिरोध या आत्मसमर्पण। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब नाटो ने 5% खर्च करने पर सहमति जताई है और यहाँ इसके बारे में और जानकारी है। नाटो सदस्य देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमति जताई है क्योंकि रूस से यूरो अटलांटिक सुरक्षा को दीर्घकालिक खतरा है और आतंकवाद का लगातार खतरा बना हुआ है। संयुक्त घोषणा में कहा गया है कि सहयोगी देश हर साल जीडीपी का कम से कम 3.5% मुख्य रक्षा आवश्यकताओं के लिए और 1.5% महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, नागरिक तैयारियों को सुनिश्चित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए आवंटित करेंगे। सहयोगी देश यूक्रेन को समर्थन देने की अपनी स्थायी संप्रभु प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जिसकी सुरक्षा हमारे लिए भी योगदान देती है। और इसी उद्देश्य से सहयोगी देशों के रक्षा खर्च की गणना करते समय यूक्रेन की रक्षा और उसकी रक्षा उद्योग के लिए प्रत्यक्ष योगदान भी शामिल किया जाएगा। यहाँ नेटो के महासचिव मार्क रूटे बता रहे हैं कि वे इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने व्लादिमीर पुतिन पर विचार विमर्श किया? और उनके श्री ट्रंप उनसे काफी दोस्ताना संबंधों में नजर आते हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि आपने उनके बारे में क्या बात की। मैंने व्लादिमीर पुतिन के बारे में अपनी राय नहीं बदली है। मैं उस आदमी पर भरोसा नहीं करता और निश्चित रूप से मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से काफी बार सामना हुआ है, खासकर जब हमारे पास फ्लाइट MH17 मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट MH17 के साथ भयानक स्थिति थी, जिसे जुलाई 2014 में रूस द्वारा हवा में मार गिराया गया था। और पुतिन ने मुझे बताया कि वह डोनबास में मौजूद नहीं थे और उनका यूक्रेन में कोई लेन देन नहीं था। और ये सब झूठ थे, हम ये जानते हैं। आपको क्या लगता है व्लादिमीर पुतिन इस हेग में हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन और 8 नाटो सहयोगियों के बीच हो रही नियुक्तियों को कैसे देखेंगे? मेरा मतलब है, देखिए पुतिन ने क्या हासिल किया। वो पश्चिम को बांटना चाहते थे और अब फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो गए हैं। वो पश्चिम को बांटना चाहते थे और अब हमने खर्च के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो वो बहुत खुश नहीं हो सकते और उन्हें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। अब नेटो शिखर सम्मेलन का एक और बड़ा फोकस था अमेरिका के ईरान पर हमले और ईरानी परमाणु सुविधाओं पर। और कई लोगों की हैरानी की बात यह थी कि नेटो ने इसका समर्थन किया, क्योंकि आखिरकार जैसा कि जर्मन चांसलर ने हमलों के बाद कहा, हमारे पास कोई अच्छे विकल्प नहीं थे। ईरान परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहा था और दुनिया ईरानी शासन के पास परमाणु हथियार होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी और इसी वजह से हमें कुछ करना पड़ा। तो जो अमेरिका ने किया वही सबसे अच्छा विकल्प था। अब हम उस पर अभी आते हैं, लेकिन नेटो में हमने एक और महत्वपूर्ण बात देखी कि रूस को कोई राहत या मान्यता नहीं मिली। अंतिम घोषणा पत्र ने खर्च में बढ़ोतरी को यूक्रेन युद्ध से जोड़ा। किसी भी नाटो देश ने इसका विरोध नहीं किया। रूस अलग थलग ही रहा, यहां तक कि हंगरी और स्लोवाकिया ने भी रूस समर्थक बयान देने से बचाव किया। यूरोपियन यूनियन नेताओं, खासकर जर्मनी, फ्रांस, इटली ने यूक्रेन को मुख्य एजेंडे से बाहर रखकर हथियारों की आपूर्ति और प्रतिबंधों पर टकराव से बचाव किया। इसके बजाय वे समर्थन को यूरोपियन यूनियन के 50 अरब यूरो यूक्रेन सुविधा के माध्यम से भेजते हैं, जिससे नेटो की एकता बनी रहती है और यूक्रेन को हथियार भी मिलते रहते हैं। अगली खबर में हमारे पास इटली के प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जैसे उसने ईरान और इजराइल युद्ध में की थी।
जिस तरह ईरान सिर्फ मध्य पूर्व में आतंकवादियों को फंडिंग करके बच नहीं सकता, उसी तरह रूस को भी एक संप्रभु देश पर हमला करने के बाद बचकर नहीं निकलना चाहिए। चलिए बयान सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा लक्ष्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ईरानी परमाणु समझौते पर बातचीत तक पहुंचना है। मैंने कल इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, जिनसे मैंने कहा था, और आज मैंने नाटो की पूर्ण सभा में अपने भाषण में भी इसे दोहराया कि 2 अन्य महत्वपूर्ण संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए भी वही दृढ़ संकल्प चाहिए। एक यूक्रेन में, जहां रूस आगे बढ़ना नहीं चाहता बल्कि उससे उल्टा है, और दूसरा गाजा में, जहां, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, स्थिति असहनीय है। एक और बयान जिसे शायद पुतिन सुनना नहीं चाहते थे, वह था राष्ट्रपति ट्रंप का आखिरकार यह स्वीकार करना कि पुतिन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन से भी आगे हैं। जैसा कि हम इस चैनल पर कई वर्षों से कहते आ रहे हैं, पुतिन सोवियत संघ को फिर से बनाना चाहते हैं। उन्होंने सोवियत संघ के पतन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा था, और अब वह चाहते हैं कि उनकी विरासत एक ऐसे रूसी नेता के रूप में हो जो इसे फिर से बनाए। तो सोचिए, क्या दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है जितनी वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थी, और मुझे नहीं लगता कि पुतिन अपना सपना पूरा कर पाएंगे। यह वही बयान है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। आपने जनरल केन का जिक्र किया, जो आपके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने कहा है कि मिस्टर पुतिन की यूक्रेन से आगे भी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या आप भी इसे उसी तरह देखते हैं? ये संभव है, मेरा मतलब है ये संभव है। मैं एक बात जानता हूं, वह समझौता करना चाहेंगे, वह इस चीज से बाहर निकलना चाहेंगे। ये उनके लिए एक गड़बड़ है। नहीं, मैं उन्हें ऐसा व्यक्ति मानता हूं जो मेरी समझ में गुमराह हो गए हैं। मैं वास्तव में बहुत हैरान हूं। मुझे लगा था कि हम इसे आसानी से सुलझा लेंगे। इस बीच मैंने 4 मामलों को सुलझा लिया है, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आप जानते हैं, उनकी ईरान से नज़दीकी है, वह हमारे लिए समझौता कराने में मदद करना चाहेंगे। मैंने कहा नहीं, आप मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके साथ, रूस के साथ समझौता कर सकूं, और मुझे लगता है कि हम वो भी करने जा रहे हैं। और नाटो सहयोगियों और अन्य यूरोपीय देशों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अनुच्छेद 5, नाटो के अनुच्छेद 5, जिसमें कहा गया है कि एक पर हमला सब पर हमला के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने कहा था कि आप कल ही अनुच्छेद 5 पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे। क्या आप इसे समझा सकते हैं? मैं इसके साथ खड़ा हूं, इसी वजह से मैं यहाँ हूं। अगर मैं इसके साथ नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो आप देशों की रक्षा करेंगे, भले ही वे... अभी मैंने क्या कहा? हाँ बिल्कुल, वरना मैं यहाँ क्यों होता। अब जैसा कि मैंने बताया, यूक्रेन मुख्य फोकस नहीं था, वह शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। हमारे पास यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां मौजूद थे। आखिरकार उन्होंने सूट पहन लिया, जैसा कि अमेरिका में कई लोग शिकायत कर रहे थे। मुझे शिकायतों के पीछे की वजह समझ नहीं आती। उनका देश युद्ध में है, और उन्होंने कहा है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता, वह वैसे ही कपड़े पहनेंगे जैसे सैनिक पहनते हैं जब वे बेमतलब रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हम विषय से भटक रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जेलेंस्की से मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं। मुझे लगता है कि आपकी अभी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हुई थी। क्या आपने इस रूस यूक्रेन युद्ध में किसी युद्ध विराम पर चर्चा की? नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि वह कैसे हैं। असल में यह मुलाकात बहुत अच्छी रही। आप जानते हैं, हमारे बीच थोड़े कठिन समय भी आए हैं, लेकिन कभी कभी वह इससे ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते थे। मुझे लगता है कि वह भी इसका अंत देखना चाहेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे उस मुलाकात से यही लगा, वह इससे ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते थे सच में, लेकिन मैंने उस मुलाकात से यही समझा कि वह इसका अंत देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसे ख़त्म करने का ये बहुत अच्छा समय है। मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करूंगा, देखेंगे क्या इसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन देखिए, ये लोग बहुत बहादुर हैं, ये हर जगह युद्ध लड़ रहे हैं। आप जानते हैं, मेरी जेलेंस्की के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वो एक बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक कठिन लड़ाई है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इस साल यूक्रेन की रक्षा के लिए अपने सहयोगियों द्वारा दिए जा रहे 5 अरब डॉलर के अलावा और कोई पैसा देगा? जहाँ तक पैसे की बात है, हम देखेंगे क्या होता है। बहुत हौसला है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन को वाकई में वह युद्ध खत्म करना होगा। अब यहाँ हमारे पास राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान भी है कि वह बैठक कैसी रही। इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं, तो मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। मेरी हेग में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अच्छी बैठक हुई। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को मध्य पूर्व में सफल अभियान के लिए बधाई दी। यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी कार्रवाइयों ने न केवल उनके परमाणु कार्यक्रम को कमजोर किया है, बल्कि उनकी ड्रोन सुरक्षा क्षमता को भी कमजोर किया है। हम स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। अब राष्ट्रपति जेलेंस्की इसे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप में से कई लोग पहले से जानते होंगे, रूस बहुत सारे साहेल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है
और वे ड्रोन ईरान से आ रहे हैं। तो सोचिए क्या हुआ। अब ईरान अपनी सरकार और अपनी फैक्ट्रियों वगैरह को फिर से बनाने में थोड़ा ज्यादा व्यस्त है, जिन्हें इजरायली हमलों ने नष्ट कर दिया था। तो यह बहुत बहुत संभव है कि रूस को मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ईरान का समर्थन नहीं है। उनके पास वे ईरानी ड्रोन नहीं हैं जिन पर वे इतने निर्भर थे। यह यूक्रेन के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है। चलिए बयान के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने राष्ट्रपति के साथ अपने लोगों की सुरक्षा पर चर्चा की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह बताना जरूरी है कि यह खरीद है, सहायता नहीं। अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद, ताकि हमारे शहरों, हमारे लोगों, चर्चों और बुनियादी ढांचे की रक्षा की जा सके। यूक्रेन इस उपकरण को खरीदने और अमेरिकी हथियार निर्माताओं का समर्थन करने के लिए तैयार है। यूरोप मदद कर सकता है। हमने ड्रोन के सह उत्पादन की संभावना पर भी चर्चा की। हम एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। अब यही वह जगह है जहां यूक्रेनी ड्रोन क्षमताओं को उजागर करना महत्वपूर्ण है, और हम इसे अभी अगले ही पल में कवर करेंगे। यूक्रेन अब लगभग 2 मिलियन ड्रोन का उत्पादन कर रहा है। ड्रोन युद्ध के मामले में यह सबसे अनुभवी देशों में से एक है। आखिरकार उन्होंने पिछले 3 सालों से, बल्कि 3 साल से भी ज्यादा समय से इसका अनुभव किया है। और इसके अलावा वे रूसी उत्पादन और रूसी नवाचार पर पूरी तरह से हावी हैं। रूस यूक्रेनी नवाचार के साथ ड्रोन क्षेत्र में कदम से कदम नहीं मिला पा रहा है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद रूस मोर्चे पर मुश्किल से ही कोई प्रगति कर पा रहा है। खैर, चलिए अब बयान पर वापस आते हैं। मैंने राष्ट्रपति को इस्तांबुल में तकनीकी टीमों की बैठक के बारे में भी जानकारी दी, साथ ही कैदियों और शहीदों की अदला बदली के बारे में भी बताया। रूस ने अपने ही सैनिकों के शव सौंपे। कीव में फिलहाल फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि उनके परिजनों की पहचान की जा सके। हमने युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में बात की। पुतिन निश्चित रूप से जीत नहीं रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति को जमीन पर वास्तव में क्या हो रहा है इसके बारे में तथ्य प्रस्तुत किए। बैठक और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारे लोगों के बारे में आपके वास्तव में अच्छे शब्दों के लिए मैं आभारी हूं। हम काम करते रहेंगे। अब हम बस एक पल में राज्य सचिव मार्को रूबियो द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में दिए गए बयानों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से यह बताना चाहता था कि अन्य देश यूक्रेन को कौन कौन सी सहायता प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल अब तक यूक्रेन की रक्षा के लिए 35 अरब यूरो का वादा किया गया है। नेटो देशों को समझ में आता है कि यूक्रेन की सुरक्षा ही यूरोप की सुरक्षा है, और यही वजह है कि वे इसका खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। हमारा यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेनी जनता के लिए स्पष्ट संदेश है कि यूक्रेन को हमारा लगातार समर्थन मिलता रहेगा, जिसमें इस साल अब तक 35 अरब यूरो से अधिक का वादा किया गया है, और आगे भी समर्थन जारी रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि आज यूक्रेन को लड़ाई में बनाए रखें ताकि भविष्य में वह स्थायी शांति का आनंद ले सके। हम यूक्रेन के साथ उसकी शांति की तलाश में खड़े हैं और नाटो सदस्यता की उसकी अपरिवर्तनीय राह में उसका समर्थन जारी रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भी यूक्रेन को 70 मिलियन पाउंड की सहायता की घोषणा की, जो जब्त की गई रूसी संपत्तियों पर मिले ब्याज से जुटाई गई थी। यह बात व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। यह सहायता 350 एयर डिफेंस मिसाइलों के लिए जाएगी। गार्जियन के अनुसार ये मिसाइलें यूके द्वारा सप्लाई किए गए रेवन सिस्टम्स के जरिए तैनात की जाएंगी, जिनमें से 5 और यूक्रेन की ओर भेजे जा रहे हैं, जिससे कुल संख्या 13 हो जाएगी। रूस को, यूक्रेन को नहीं, व्लादिमीर पुतिन के बर्बर और अवैध युद्ध की कीमत चुकानी चाहिए। इसलिए यह बिल्कुल सही है कि जब्त की गई रूसी संपत्तियों से मिली आय का इस्तेमाल हम यूक्रेन को उसकी जरूरत की वायु रक्षा उपलब्ध कराने के लिए करें। मोरैड की घोषणा नीदरलैंड्स ने भी की थी, जो यूक्रेन को लगभग 100 ड्रोन डिटेक्शन रडार, घायल सैनिकों के परिवहन के लिए वाहन और इसके अलावा ड्रोन में 80 मिलियन यूरो का निवेश कर रहा है। इससे इस पैकेज की कुल कीमत लगभग 175 मिलियन यूरो हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेनी ड्रोन निर्माताओं के साथ 6 लाख ड्रोन के उत्पादन के लिए एक अनुबंध भी साइन किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 500 मिलियन यूरो है। अब जाहिर है पुतिन इन सब से खुश नहीं थे। असल में नाटो शिखर सम्मेलन शुरू होने से बहुत पहले ही पुतिन रूसी राज्य टीवी के लिए प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे थे। वह दुनिया को बता रहे थे कि नाटो यूरोप पर रूसी हमले के बारे में दुनिया से झूठ बोल रहा है। रूस की ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं आप लोगों को यह साबित करना चाहता हूं कि यह बस एक आम रणनीति है जो पुतिन 1999 से करते आ रहे हैं।
वह हमेशा कहते हैं कि उनकी कुछ करने की कोई योजना नहीं है और फिर वही करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें जाएं, चलिए उस बयान को सुनते हैं जो उन्होंने नाटो शिखर सम्मेलन से पहले दिया था। यह जो अफवाह है कि रूस यूरोप या नाटो देशों पर हमला करने जा रहा है, यह सबसे बड़ी और अविश्वसनीय झूठ है जिसे वे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों की जनता इस पर विश्वास करती है। हम समझते हैं कि यह बकवास है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे खुद ही इस पर विश्वास नहीं करते। आप में से कम एक व्यक्ति मानता है कि रूस नाटो पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह क्या है? आप जानते हैं कि अब नाटो देश हथियारों पर $1.4 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं। पुतिन कहते हैं कि उनका यूरोप के किसी और देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ यूक्रेन पर। तो बताइए क्या हुआ? 1999 में भी पुतिन यूक्रेन के बारे में यही बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर इतिहास कोई सबूत है तो अब हम जानते हैं कि वह सिर्फ झूठ बोल रहे थे। उन्होंने 1999 में जो जवाब दिया था उसमें वह रूसी लोगों को बता रहे थे कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, और अब पुतिन ने अवैध रूप से क्रीमिया को अपने में मिला लिया है। हमारी यूक्रेन के साथ मुख्य समस्या क्या है? सबसे पहले हम क्रीमिया को लेना नहीं चाहते। ये पूरी तरह से बकवास है। अगर हम किसी से कुछ लेना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से हमसे भी कुछ लिया जाएगा या हम कुछ खो देंगे। किसी भी हाल में पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र में ऐसी पुनर्वितरण की शुरुआत करना ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगा जिनसे हम शायद कभी उबर न पाएं। रूसी संघ के भीतर पहले से ही 400 विवादित क्षेत्र हैं। 400। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस बात से अवगत हो। दूसरी बात, चीनी और गैस के मुद्दे अलग अलग मामले हैं। तीसरी बात, कुछ चीजें बहस योग्य हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मेरे विचार में मुख्य समस्या रूस की भारी साम्राज्यवादी विरासत है। किसी कारणवश हर कोई सोचता है कि रूस अब भी एक साम्राज्य है, लेकिन अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुनें। लोग अब भी रूस को एक साम्राज्य के रूप में देखते हैं और उसी तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अब काफी समय से ऐसा नहीं है। यहीं पर यह याद दिलाना जरूरी है कि जब तानाशाह आपको बताते हैं कि वे कौन हैं तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। हमने पुतिन के बयानों और पुतिन के व्यवहार में एक पैटर्न देखा है। वे हमेशा मेल नहीं खाते और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। हमें बस बैठकर शांति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शांति पाने के केवल 2 तरीके हैं, या तो प्रतिरोध या समर्पण। अंत में मैं आपको जल्दी से मार्को रूबियो का रूस पर प्रतिबंधों को लेकर दिया गया बयान दिखाना चाहता हूं। यह सभी को याद दिलाना जरूरी है कि फिलहाल हमारे पास सीनेट में एक बहुत मजबूत प्रतिबंध विधेयक है जो अभी भी वोटिंग के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे 75 सीनेटरों का समर्थन प्राप्त है। इसमें द्विदलीय समर्थन है और इस विधेयक में कहा गया है कि कोई भी देश जो इस युद्ध को फंड कर रहा है, जो रूस ने बिना वजह आक्रमण शुरू किया, उन पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत विधेयक है जो चीन, ईरान और भारत जैसे देशों के खिलाफ है, जो रूसी तेल खरीद रहे हैं और रूस के बिना वजह आक्रमण को फंड कर रहे हैं। तो चलिए उस बयान को सुनते हैं। इस समय प्रशासन रूस पर और दबाव डालने के लिए और क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि यह शब्द सही है। बहुत से लोग रूस पर दबाव की बात करना पसंद करते हैं। हमारा मानना है कि रूसी लोग युद्ध के मैदान में वही हासिल करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने वार्ता की मेज़ पर मांगा है, यानी कुछ क्षेत्रों को उनकी प्रशासनिक सीमाओं तक और इसी तरह की चीज़ें। हमारा मानना है कि उनके लिए इसे हासिल करना उतना आसान नहीं होगा जितना वे सोचते हैं। सच्चाई यह है कि सिर्फ इस साल जनवरी से अब तक 80,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इसकी तुलना यूक्रेनी आंकड़ों से करें तो वे काफ़ी कम है, तो मृत्यु अनुपात बहुत खराब है। लेकिन पुतिन लगातार युद्ध मशीन में ईंधन डालते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह संघर्ष खत्म हो। यह खूनी है, यह विनाशकारी है, यह बेमतलब है, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की इच्छा नहीं दिखाई है। तो हम बातचीत जारी रखेंगे। राष्ट्रपति बातचीत जारी रखेंगे। देखिए, राष्ट्रपति, उन्होंने पहले कहा था कि वह शायद पीछे हट जाएं। खैर, बातचीत करने का मतलब है कि यह हमारे लिए फ़र्क डालने और उन्हें बातचीत की मेज़ पर लाने का एक मौका है। हम इस मौके को लेंगे। वह इस युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि और ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं। अब कांग्रेस इस पर काम कर रही है। आप जानते हैं, लिंडसी ग्राहम का एक बिल है और अन्य लोग भी हैं, और ऐसा हो सकता है। आप जानते हैं, हमने उनसे बात की है कि इसे कैसे पेश किया जाए, कैसे संरचित किया जाए, क्योंकि आखिरकार हमें लगता है कि इसमें राष्ट्रपति के पास प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। और हमने उन प्रतिबंधों में से कोई भी नहीं हटाया है जो हमने लगाए हैं। सभी रूसी प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। मुझे लगता है कि सभी को यह याद रखना चाहिए कि जैसे ही हम रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं, अगर हम वही करते हैं जो यहाँ हर कोई चाहता है, यानी और अधिक प्रतिबंध लगाकर उन्हें कुचल देते हैं, तो शायद हम उनके साथ युद्ध विराम पर बात करने की अपनी क्षमता खो देंगे।
और फिर उनसे कौन बात करेगा, क्योंकि वे यूरोप में किसी और से बात नहीं करते। वे दुनिया में किसी और से बात नहीं करते जो इस मामले में हमारे पक्ष में है और इसे हमारे नज़रिए से देखता है। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति को सही समय और जगह का पता होगा जब उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो आप लगभग यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह जल्द ही बातचीत से हल नहीं होने वाला है। तो वह इसे हर संभव मौका देना चाहते हैं ताकि रूसी संघ पर युद्ध विराम की ओर प्रभाव डाला जा सके, और यही विकल्प वह बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि यही शांति का विकल्प है।